अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगही। नाज़रीन, वो लोग जो हफ्ते भर की ख़बरों से बेखबर रहते हैं और हफ्ते भर की ख़बरों पर नज़र नहीं रख पाते, उनके लिए ये स्पेशली प्रोग्राम तरतीब दिया गया है ताकि आप हफ्ते भर की मेन ख़बरों से मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले नज़र डालेंगे हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज़ पर। इत्तेहादी हुकूमत का पहला बजट 9,502 अरब का वफाकी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% इजाफा किया गया। माहाना 1 लाख तक तनख्वाह लेने वाले टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को मुबारकबाद। कहा कि सख्त फैसले लेकर कमज़ोर तबकात को चैलेंजेस से निकालने का रास्ता बताएंगे। मौशी मुश्किलात के खात्मे के लिए काम किया जाएगा। इमरान खान ने बजट को अवाम और कारोबार दुश्मन करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि महंगाई की शरह 20 से 30% होगी। शरह सूद बुलंद होने से मौशी तरक्की रुक जाएगी। तमाम दावे वादे हुए हवा, हुक्काम बाला के नोटिस भी बेसूद। बिजली बुहरान संगीन हो गया। शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटे हो गया। बिजली की बंदिश से फराहमी आब के वसाइल बंद होने से शहरी बूंद बूंद को तरस गए। हिंदुस्तान में हुक्मरान जमात की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी। बीजेपी की रहनुमा नूपुर शर्मा की लाइव शो में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हर्जा सराई। पाकिस्तान का बीजेपी रहनुमाओं की जानिब से गुस्ताखाना बयानात पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बीजेपी रहनुमाओं के बयानात कतई नाकाबिले कबूल हैं। आलमी बरादरी और OIC भारत में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का नोटिस ले। भारत में इस्लाम मुखालिफ बयानात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास में नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले पर बहस कराने का फैसला। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अक़वाम मुत्तहिदा से तौहीन आमेज़ रिमार्क्स और इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक फौज की जानिब से भारतीय हुक्काम के गुस्ताखाना तबसरों की शदीद मजम्मत की गई। ISPR का कहना है कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज अमल इंतहाई तकलीफदेह है। शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को करप्ट इदारा करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि नैब जब तक है हुकूमती मामलात नहीं चल सकते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात खराब करने की हर साजिश मिलकर नाकाम बनाएंगे। सऊदी अरब ने मुश्किल हालात में हमेशा पाकिस्तान की मुआवनत की। $3 अरब का रोल ओवर पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर था। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान समेत रहनुमाओं की जानिब से इजहार अफसोस किया गया। डॉक्टर आमिर लियाकत 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। पहली बार MQM के टिकट पर रुकने असम्बली मुंतखब हुए। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में आतिश ज़दगी वाक़यात की रिपोर्ट जारी कर दी गई। KPK में 210 मकामात पर आग लगी। 3 अफराद जाँ बहक हुए। 26% से ज़्यादा वाक़यात में लोग मुलव्वस थे। पाक वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की शानदार परफॉर्मेंस। 3 मैचेस की सीरीज़ में पाकिस्तान को 2-0 से बढ़तरी हासिल है। बाबर आजम ने कई एजाज़ अपने नाम कर लिए। कौमी टीम की बेहतरीन कारकर्दगी पर शायकीन क्रिकेट खुश दिखाई देते हैं। नाज़रीन, हफ्ते भर की टॉप स्टोरीज आपने जानी और इस वक्त एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जो हफ्ते भर की जो हमारी फीचर स्टोरीज हैं उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, हफ्ते भर की खबरों में सबसे अहम टॉपिक बजट का रहा और आइंदा माली साल का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। आइंदा माली साल के लिए मुल्की मुआशी शरह नमू का हदफ जो मुकर्रर किया गया है वो 5% रखा गया है, जबकि मौजूदा माली साल में मुआशी शरह नमू जो हमारे सामने रही वो करीबन 6% रही। वजारत ख़जाना की तरफ से अगले माली साल में जो GDP की तरक्की की रफ्तार है वो 6% ना होने की कुछ वजूहात बताई गई हैं, जिनमें कहा गया है कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में
कमी हुई और महंगाई जो है जिसकी वजह से ये शरह नमू जो है वो नहीं बरकरार रह पाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगले साल ये ग्रोथ यानी जो 6% की ग्रोथ है ये नहीं बरकरार रह सकेगी, क्योंकि मालियाती दबाव है और जो बैरूनी शोबे हैं उनकी कारकर्दगी एक नहायत अहम फैक्टर बताई जा रही है। इसमें पाकिस्तान में जो माहिरीन मौशियात हैं ये इस हवाले से ये कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो ओवरहीटेड है और यानी ये अपनी इस्तादाद से, अपनी ताकत से, गुंजाइश से ज़्यादा तरक्की दिखा रही है, जो कि पायदार नहीं साबित होगी। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो ये मईशत, जो ये ओवर हीटेड मईशत होती है, ये ऐसी मईशत होती है जिसमें पैदावार से ज़्यादा खपत पर इन्हिसार होता है और ये खपत महंगाई को बढ़ाने में जो है वो हेल्प करती है और ये मईशत के लिए शदीद ख़तरनाक साबित हो सकती है। गुज़श्ता हुकूमत की मौशी आदादो शुमार पर जो इस वक्त तबसरे किए जा रहे हैं, जो तज्ज़िये दिए जा रहे हैं, उनके मुताबिक ये जो ग्रोथ थी जो गुज़श्ता साल की थी ये कर्ज़े और खपत पर मबनी थी, यानी कि कंजम्पशन लेड पर मबनी थी, जिसकी बुनियाद जो है वो पायदार नहीं थी। सबसे पहले हम आपके साथ बजट की कुछ तफसीलात शेयर करते हैं। माली साल 2022-23 का बजट दे दिया गया। विफाकी बजट का कुल हजम 9,502 अरब रुपए मुख्तस किया गया। NFC अवार्ड के तहत सूबों को 4,100 अरब रुपए मिलेंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा कर दिया गया। 40,000 से कम आमदनी वालों को नकद रकम दी जाएगी। बेनजीर वज़ाइफ में मजीद 1 करोड़ तलबा को शामिल किया जा रहा है। दिफा के लिए 1400 अरब से जायद रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिविल इंतजाम को चलाने के लिए 550 अरब रुपए मुख्तस किए गए। सनत के लिए रियायती गैस की सहूलत दी जाएगी। सनतों के टैक्स रिफंड फौरी देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सनतें चलाने वाले फीडर्स पर 0 लोड शेडिंग होगी। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए बजट में 10 अरब रुपए रखे गए। बलूचिस्तान के पसमानदा इजला के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया गया। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में गुज़श्ता बरस के मुकाबले 67% इजाफा कर दिया गया। बिजली पर सब्सिडी की मद में 570 अरब रुपए। पेट्रोलियम बकायाजात की अदायगी के लिए 248 अरब रुपए खर्च होंगे। हुकूमत ने ग्रीन यूथ मूवमेंट शुरू करने का ऐलान भी किया है। हर किसी को किस्तों पर लैपटॉप मिलेगा। मेरिट पर मुफ्त लैपटॉप भी दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए मुल्क भर में 250 मिनी स्टेडियम तामीर किए जाएंगे। नाज़रीन, क्या ये बजट जो है वो अवाम दोस्त है और क्या इन मुश्किल हालात में जो कहा गया था कि अवाम को कहीं ना कहीं रिलीफ दिया जाएगा और अवाम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो नई गवर्नमेंट है, वो उनको कहीं ना कहीं शायद बजट में रिलीफ दे। हम ये देखेंगे कि अवाम को इसमें किस हद तक रिलीफ देने की कोशिश की गई है और क्या ये रिलीफ दिया भी जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर मौशियात डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बजट में जो इस दफ़ा मैय्यज़ लिए गए हैं, क्या आप समझते हैं कि ऐसे मुश्किल वक्त में जब एक मुश्किल डिसीजंस लेने का फ़ैसला किया गया था हुकूमत की तरफ से, क्या आवाम को रिलीफ देने की किसी हद तक कोशिश की गई है इस बजट में? मेरा ये ख्याल है कि इकोनॉमिक विजन ही नहीं है। अच्छा। सिर्फ चीज़ें महंगी होंगी बिकॉज डॉलर भी नीचे नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट्स भी कम हैं, पेट्रोल प्राइसेस और एनर्जी प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी बढ़ाई जाएंगी और फिर आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है उसको इनकी कोशिश है कि वो 6% से 5% पे आ जाए। सही। तो जब ग्रोथ नीचे आएगी और इंटरेस्ट रेट भी ऊपर कर दिए गए हैं तो फिर नेचुरली एम्प्लॉयबिलिटी भी कम होगी और जब एम्प्लॉयबिलिटी भी कम होगी तो आवाम के पास एक तरफ महंगाई हो रही है जिसको हम रिपल इफेक्ट कहते हैं कि पेट्रोल और एनर्जी प्राइसेस की वजह से सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, दूसरी तरफ जो है एम्प्लॉयबिलिटी कम होगी, इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटीज कम होंगी, तो वो रिलीफ मिल नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए ज़रूरत तो ये है ना कि हमें कौमी आमदन को बढ़ाना पड़ेगा, कौमी आमदन की शरह को बढ़ाना होगा, उसके लिए हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना है तो हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी और जब हम इन्वेस्टर को एक ट्रस्ट देंगे तो वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। तो क्या आप समझते हैं कि मौजूदा बजट में इन्वेस्टर को कुछ फैसिलिटेट किया गया है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके? देखें, मैंने आपसे अर्ज की कि जब आप
6% से 5% पे ग्रोथ लाना चाह रहे हैं तो इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता। बट ये बात सही है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद ये बिजली में भी मराते देंगे, उनको टैक्स छूटें भी देंगे एंड सच फोर्थ। हमारा जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो जिसको हम फ्रेजाइल इकोनॉमी कह रहे हैं, वो है हमारी ट्रेड डेफिसिट और उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। सो इन कॉन्टेक्स्ट हमारा जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो डॉलर कमाना है और डॉलर बचाना है। और हमने कोई ऐसी काम नहीं किया इस बजट में जो एसएमईज को लिंक करे या नए प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को लिंक करे इंटरनेशनल मार्केट से। हमने टू दैट एक्सटेंट ये भी नहीं किया कि जो हमारे यूथ है उसको कोई ऐसी स्किल्स दे दें और उनको कोई डायरेक्शन दे दें कि वो गल्फ के मुल्कों में कहीं लीगली जाके एम्प्लॉयबल हो जाएं। हमने ये भी नहीं किया कि जो हम बिजली बनाना चाह रहे हैं वो हम इंडिजिनस रिसोर्सेज, एक स्पेक्ट्रम हमारे पास 10 किस्म के इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं जहाँ से वो बना लें ताकि हमें कॉस्ट बच जाए। खुर्दनी तेल जो है, जो हम इंडोनेशिया से मंगवाते हैं, मलेशिया से मंगवाते हैं, उस पे भी हमने कोई ऐसी इंसेंटिव फार्मर्स को नहीं दी कि वो ऑलिव ऑयल या पाम ऑयल या इस किस्म के जो सीड्स हैं उनसे ऑयल बनाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा दें। वो खुद बढ़ा दें तो अपनी जगह है। सो ये वो थे जहां पहले सबसे बड़े दो जो इंपोर्ट बिल्स हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जो महंगाई है वो होती रहेगी क्योंकि इंपोर्ट बिल जितना मर्जी आप लग्जरी आइटम्स पे लगा दें बैन, या वो भी तो 2-3 महीने का लगाया, अभी तो सिर्फ टैक्स ही बढ़ाया, वो डिवर्ट होगा आपकी इकोनॉमी। सो आपका सवाल का जवाब ये है जी कि जीडीपी ने श्रिंक होना है और जब श्रिंक होना है तो एम्प्लॉयबिलिटी उस लेवल की भी नहीं आएगी। गवर्नमेंट स्वाई डैम्स के या एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के नए प्रोजेक्ट्स पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रही। अच्छा सर, ये हमने देखा है कि जो पीएमएलएन की गवर्नमेंट है वो हमेशा उसका जो इकोनॉमी का मॉडल रहा है वो एक्सपेंशन इकोनॉमी मॉडल रहा है, लेकिन इस वक्त जो माहिरीन मौशियात हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो ज़रूरत है वो कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी की तरफ हमें बढ़ना होगा। तो क्या आप समझते हैं कि हमें एक्सपेंशनिज्म की तरफ जाना चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाना चाहिए? देखिए, बात यह है कि बड़ी लिमिटेड सोच है हमारे जो एडवाइजर्स हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर्स और दूसरे भी, वो लिमिटेड सोच इसलिए है कि वो समझते हैं कि अगर एक्सपेंशन होगी तो हमें ऑयल खरीदना पड़ेगा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी या मशीनरीज चला रहे हैं और इसकी वजह से फिर हमें डॉलर करने में। मगर जब आप मॉडल चेंज करते हैं और इंडिजिनस सोर्सेज से वो बिजली बनाना शुरू करते हैं, बसें चलाएं, मैस, आपको शायद ये पता हो कि हमारी जो कैपेसिटी बसें प्रोड्यूस करने की है वो 2500 बसेस पर ईयर है, जिसके बरक्स हम जो बसेस प्रोड्यूस करते हैं वो 500 बसेस पर ईयर है। जिसके जो कार प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो और मोटरसाइकिल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो तकरीबन फुल कैपेसिटी पे चल रही है। तो हमें इसको अगर आप बसें प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं और वो इलेक्ट्रिक भी हों, वो गैस पे भी हों, वो अल्टरनेट एनर्जीज पे भी हों, तो आपका बहुत ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट पे फ्यूल बिल है वो कम होता है। सो द मॉडल ये इमीडिएटली तो मैं एग्री कर लूँगा कि इस वक्त आपको वो चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए कमी लानी है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ग्रोथ नीचे जाएगी। यानी कुछ सेक्टर्स में हमें कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी के मॉडल को अपनाना होगा और कुछ जगह पर हमें जो है वो एक्सपैंड करना होगा। ये जी, जब तक आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ना फ्रॉम इंपोर्ट इकोनॉमी टू एक्सपोर्ट इकोनॉमी, और एक्सपोर्ट इकोनॉमी को आपको जो है ग्रोथ देनी पड़ेगी, तीनों चॉइसेस लानी पड़ेंगी। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आवाम के लिए है वो है तालीम और सेहत,
दो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं और ये जो ख़ास तौर पर जो मिडिल क्लास है उसको तो ये बहुत ज़्यादा चाहिए कि हाई क्वालिटी आपको एजुकेशन भी चाहिए, हाई क्वालिटी जो है वो आपको हेल्थ फैसिलिटीज़ भी चाहिए। इसी से जो इंक्लूसिव ग्रोथ होगी और फिर जो हमारी जो मिडिल क्लास है वो खुशहाल होगी, और मिडिल क्लास खुशहाल होगी तो हमारी चूँकि मिडिल क्लास बड़ी है तो जब वो खुशहाल होगी तो मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ेगा। क्या आप समझते हैं कि ये जो बजट है इसमें कुछ सेहत और तालीम के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है वो किसी बेहतरी की तरफ जाएगा, किसी मिडिल क्लास की खुशहाली की तरफ जाएगा, या अभी आप इसमें नहीं देख रहे? देखें, जहाँ तक सेहत का तल्लुक है तो इस गवर्नमेंट ने इस बजट में सेहत के पैसे कम किए हैं और सब्सटेंशियली कम किए हैं जी। उसका शायद इनका जो माइंड फ्रेम है कि वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलाना चाहते हैं सेहत को। शायद इनका जो मॉडल है कि वो जो IMF ने कह दिया कि सेहत कार्ड को कंटिन्यू करो तो उसके लिए, बट सेहत पे कम किए हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अब एजुकेशन और हेल्थ प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। देखना वहाँ होगा कि वो क्या 2.5% ओवरऑल प्रोविंशियल और फेडरल बजट का हिस्सा ही है कि ये जो इंटरनेशनल लेवल ऑफ 8% है, मगर जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं और हैं। मैं 2-3 बातें इसमें करना चाह रहा हूँ अगर आप इजाजत दे दें। पहली बात ये है कि 24.6 मिलियन बच्चे प्राइमरी स्कूल में दाखिल होते हैं, तकरीबन कपल ऑफ मिलियन प्लस एंड कपल ऑफ मिलियन माइनस। आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो 6th क्लास तक नहीं पहुंचते जी। उसकी स्कूल भी नहीं है, अपग्रेडेड भी नहीं है एंड सच फोर्थ। और 2.8 मिलियन 3 मिलियन से कम मैट्रिक तक पहुंचते हैं, ऐसे है मैट्रिक में दाखिला। सो अबाउट 23 मिलियन बच्चे तो ड्रॉप आउट हो गए। अब वो हैं जो आपकी लेबर फोर्स है। FA में 1.6 मिलियन 1.7 मिलियन। तो आप देखें कि जो मैट्रिक किया जिन्होंने, वो भी अब ये हैं जिनको हम उसके बाद हायर एजुकेशन में लेके जाएंगे, वो शायद 1 मिलियन से भी कम है एवरी ईयर। ये हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। अब एक डिबेट, 2 डिबेट्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये है कि हायर एजुकेशन जो है उसकी सिर्फ स्कॉलरशिप गवर्नमेंट को देनी चाहिए या और प्राइवेट में होना चाहिए या गवर्नमेंट में होना चाहिए, और वो जो प्राइवेट सेक्टर लिबरल आर्ट्स एंड लिबरल साइंसेस फिलोसफीज नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी है। सो एक माइंड फ्रेम बिटवीन ऑल बिजनेस और साइंस एंड और फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, ये सारी मिला के ये गवर्नमेंट के पास बहुत जरूरी है माइंड फ्रेम, ताकि वो डायरेक्शन हमारा सही रहे। ठीक। मगर कमिंग बैक टू द स्कूल एजुकेशन, पिछली गवर्नमेंट ने एक 1 सिलेबस किया, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद आए कि उन्होंने उसमें भी बहुत सारे अननेसेसरी सब्जेक्ट्स रख दिए। अब क्या ये गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू करेगी या पुराने सिस्टम पे वापस लाएगी? क्वालिटी ऑफ स्कूल्स, क्वालिटी ऑफ टीचर्स, जो इनका पहले जो हिस्टोरिकल प्लान रहा है और शायद अभी भी है कि मॉडल स्कूल्स बनाते हैं, और वो जो आप भी कह रही हैं कि चंद लोगों को या चंद बच्चों को इस लेवल पे ले जाया जाए जो वो लीडरशिप क्वालिटीज उनके पास हों, एक्सपोर्टेबल क्वालिटीज। मगर आप एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं दे सकते जब तक वो जो 22-23 मिलियन बच्चे जो स्कूल में के अंदर आए ही नहीं है। अब इस बजट में इन्होंने कहा है कि जी हम लैपटॉप्स देंगे जी। अब लैपटॉप्स तो नेचुरली ये पहले भी इनकी प्लान्स रही हैं, आप उन्हीं को देंगे ना जिनके पास IT स्किल्स हैं, उन्हीं को देंगे जिनके पास कोई रीडिंग स्किल्स हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं या MPhil कर रहे हैं उस लेवल पर जी। नहीं, इस दफा उन्होंने स्टूडेंट्स की नाम नहीं लिया, इस दफा इन्होंने यूथ कहा है, राइट। सो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन यूथ एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद सच अ प्रोग्राम, बट जब तक आप ये नहीं हो सकता कि आप 2 सोसाइटीज बिल्ड करते रहे। ठीक हो गया। और वो है जो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉब्लम डाल रहा है। आपके 3-4 चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉब्लम डाल रही हैं। पहले पानी का इशू है कि हमने रिजर्वायर्स नहीं बनाए, चले हम बना रहे हैं एंड सच फोर्थ, मगर प्रोविंशियल लेवल पे भी आना चाहिए। आपको जो इशू आया है एग्रीकल्चर के इश्यूज अपनी जगह हैं, स्मॉल फार्मर्स के इश्यूज अपनी जगह हैं, उसको कभी आप मार्केट में लेके नहीं आए। फिर बिजली का इशू है,
that means that 24 hours, 7 days a week, cheap electricity and from environmentally friendly resources. तो इस किस्म की प्लान नहीं है अभी भी। आप वो जो IPPs हैं जिन्होंने आपको, जिसको कहते हैं किडनैप की हुई है आपकी सारी, और उसका वो भट्टा लेते हैं जी, इससे निकलना पड़ेगा आपको। वो जो सर्कुलर डेट है, अब तो गैस में भी सर्कुलर डेट आ गया। फिर लेबर की प्रोडक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि स्कूल सिस्टम के अंदर से गुजारा जाए सारों को, बड़े लेवल पर मैसिव चेंजेस की जरूरत है और हमें जो है स्किल्स की जरूरत है ना जी, एक प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, सेंसिबिलिटी की जरूरत है। मैं तो एक और लफ्ज भी डालता हूँ, वो है सिटीजनशिप बिहेवियर्स, जो अब हम लैक कर रहे हैं। शायद आपके मेरे जमाने में हमें किसी लेवल पे दिए जाते थे, अभी भी दिए जा रहे होंगे हम, मगर वो जो ओनरशिप ऑफ एसेट्स है वो शायद अब नहीं है। लेकिन अब हमने जो है वो किसी न किसी हद तक अखलाकी कमाल होते हुए देखा है। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर KS असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, उनके मुताबिक कुछ जगहों पर हमें जो एक्सपेंशन इकोनॉमी है उसकी तरफ बढ़ना होगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, इन्वेस्टमेंट सेक्टर को जो है वो मजबूत बनाना होगा, अपने इन्वेस्टर को जो है वो ट्रस्ट देना होगा, जबकि कुछ जगहों पर हमें हमारी जो इकोनॉमी है उसको कॉन्ट्रैक्ट भी करना होगा। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा और चंद मकामी लीडर्स की तरफ से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना बयानात दिए गए हैं, उस पर तमाम आलमे इस्लाम की जानिब से शदीद रद्द अमल का इजहार किया जा रहा है और मोदी सरकार उन रहनुमाओं को मुअत्तल करने में और गिरफ्तार करने पर मजबूर हो चुकी है। इन गुस्ताखाना बयानात पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी नोटिस लिया गया है और उनकी तरफ से भी रद्द अमल सामने आया है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के जो तर्जुमान हैं उन्होंने ये कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा तमाम मज़ाहिब का एहतराम करती है और तमाम मज़ाहिब के एहतराम और रवादारी को की भरपूर हौसला अफजाई करती है। किसी की दिल आज़ारी और मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना दुरुस्त बात नहीं है। ISPR की जानिब से भी इन गुस्ताखाना बयानात पर मजम्मती बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज़ अमल इंतहाई तकलीफदेह है और ये अमल मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करता है। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी ये मामला जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर अब्दुल्ला शाहिद से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने इस बारे में गुफ्तगू की है और ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया है। बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज़ रिमार्क्स और इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए उन्होंने तामीरी मुकालमे की ज़रूरत पर जोर दिया है और साथ ही साथ कहा है कि इस हवाले से एक मुश्तरका जिद्दोजहद की जाए और अक़वाम मुत्तहिदा का इस हवाले से किरदार की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। जो इस किस्म के बयानात हैं उनसे जहाँ पर पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनकी दिल आज़ारी हुई है, वहीं पर कुछ सवालात ने भी जन्म लिया है कि भारत जो एक सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है और ये कहता है कि तमाम मज़ाहिब का यहाँ पर बहुत एहतराम किया जाता है, जिस तरह से वो प्रेजेंट किया जाता है, वो ये दावा करता है, तो क्या वो अपने मुल्क में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है और वहाँ पर अक़लियतें बिल्कुल भी महफूज नहीं हैं? इस वक्त ये बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। सिख बिरादरी को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से शिद्दत पसंदी को हवा दी जाती है, वो सारी दुनिया के सामने है और अब देखना ये है कि आलमी इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, ये जो वाक़यात हैं, ये एक चैलेंज बन चुके हैं उनके लिए कि वो इसको किस तरह से जो है इस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हैं और किस तरह से अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक सफ़ीर ज़फ़र हिलाली साहब। ज़फ़र हिलाली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़फ़र हिलाली साहब, हम देख रहे हैं कि भारत में जो हुक्मरान जमात है उसकी जानिब से गुस्ताखी के बयानात पर एक रद्द-ए-अमल देख रहे हैं हम। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से आलमी बरादरी भी इस एहतजाज में शरीक हो रही है, एहतजाज किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने बहुत अच्छा एक इक़दाम किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से एक तामीरी मुकालमे पर जोर दिया है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक की तरफ से भी भारत पर एक दबाव बढ़ाया जा रहा है। तो इस वक्त जब ऐसी सूरत में जब ये वाज़े हो रहा है कि भारत में जो ये शिद्दत पसंद अनासर हैं या शिद्दत पसंदी के जो वाक़यात हैं, इनके पीछे रियासती सरपरस्ती है, तो ऐसे में क्या
جو ہماری یہ اتنی بڑی جو آواز اٹھائی جا رہی ہے، تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھارت پر ایک پریشر کریٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہ کیا کس قسم کا پریشر کریٹ کر رہے ہیں؟ 2 ہفتے ہو گئے ہیں جب انہوں نے وہ باتیں کی تھی، اور 2 ہفتے تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اب 2 ہفتے کے بعد انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا ہے. سیدھی سادی بات یہ ہے، تو جو بھارت کی گورنمنٹ کو یہ نہیں پہچانتے ہیں، مودی کو یہ نہیں جانتے، وہ نہیں جانتے ہیں کہ 2000 لوگوں کو اس کے حکم پہ قتل ہوا ہے گجرات میں 2002 میں. یہ بنتے کیوں ہیں اتنا مجھے نہیں پتا. خود انویسٹمنٹ کرتے ہیں ہندوستان کے اندر. 7.5 بلین تو ایک گلف کنٹری نے ابھی انویسٹ کیا ہے ایک فنڈ میں ہندوستان میں. یہ سب بناوٹ ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ ہمارے کو یہ وہ کچھ دن کے لیے یہ چلے گا اور پھر ختم ہو جائے گا. اگر واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بگیٹڈ ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ ہے جو ہمارے مذہب کو نفرت کرتی ہے اور مسلمانوں کو قتل کرتی ہے اور مسلمانوں کو ایک قسم کا سپورٹ بن گیا ہے، تو کیوں نہیں سینکشنز لگاتے ہیں ان پہ؟ تیل نہ بیچیں ان کو، نکلیں ان کے ایمبیسیز کو نکالیں، اپنی بھی ایمبیسیز نکالیں. یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ یعنی واقعتاً اگر کوئی پریشر کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹریڈ جو ہے اس کو کم کریں، اور جہاں پر ان کو پریشرائز کر سکتے ہیں وہاں پر پریشرائز کیا جائے تاکہ اس کو جو ہے ایک سبق سکھایا جا سکے. صرف سبق کیا سکھانا ہے؟ سینکشن کریں. رائٹ. بالکل ختم کریں ٹریڈ کو، ڈپلومیٹک ریلیشنز ختم کریں. اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے ایک مسلمان کو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی باتیں ایک اسپوکسمن کرتا ہے ایک گورنمنٹ پارٹی کا؟ آپ بتائیں. صحیح. تو ظفر ہلالی صاحب، بھارت میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اس کو مائنورٹی بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر اس طرح سے کر کے اتنے بڑے پیمانے پر جو وہاں کی جو ہماری مذہبی سینسٹیوٹیز ہیں ان کو ٹچ کیا جائے گا، اتنے بڑے لوگوں کی جو تعداد ہے ان کی سینسٹیوٹیز کو ٹچ کیا جائے گا، تو یہ تو بھارت کی یونٹی پر بہت بڑا سوال نہیں پیدا ہو جائے گا؟ بھارت کا جو ایک اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ ہے، جو خواب ہے، وہ بھی پورا نہیں ہوگا، اور پھر جو 2 قومی نظریہ جس کی بنیاد پر پاکستان بھی بنا تھا، تو وہ تو بڑا واضح کلیئر ہو جائے گا کہ بھئی اس وقت بھی یہ سچویشن پیدا ہوئی تھی اور یہ اب پھر سچویشن پیدا ہونے جا رہی ہے. ان کو پرواہ نہیں ہے، آپ سمجھتی نہیں ہے. یہ ان کو پرواہ نہیں ہے. وہ مسلمان ادھر جو ہیں وہ ان کو نکالنا چاہتے ہیں، یا مار دیں یا نکال دیں. وہ تو کہتے ہیں جاؤ پاکستان، وہ کہتے ہیں جاؤ دوسرے مسلمان ملک. یہ تو ان کا کھیل ہے پورا. یہ کمال ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے اس سے کیا امپیکٹ ہوگا. یہ پورا پارٹی پاور پہ اسی لیے آیا ہے، ہندو ووٹ لے کے. ایک مسلمان بھی ان کے لیے ووٹ نہیں دیتا ہے. پھر بھی یہ ہمارے پر پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں اور پاپولیرٹی لے جاتے ہیں. اب پھر حملہ ہوگا الیکشنز کے پہلے، ہر وقت حملہ ہوگا پاکستان کے خلاف، ایک اور سرجیکل اسٹرائک اور یہ وہ، اور مسلمانوں کے خلاف موویز بنتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ ایک مووی بنا ہے کشمیر فائلز جو سرکولیٹ ہو رہا ہے، کچھ ملکوں میں بین ہو گیا ہے. اور مسلمان جو دوسرے ملکوں میں ہیں ہم تو ان کو جانتے ہیں، اس لیے ہم الگ ہوئے ہیں. دوسرے مسلمان ان کو پہچانتے نہیں ہیں، اور پیسے کی جب وہ دیکھتے ہیں لالچ ٹریڈ کا، انویسٹمنٹ کا، بھول جاتے ہیں. یہ گلف عربز تو سب ایسے ہی ہے نا. کیوں نہیں نکالتے ہیں ان کو ان کے ملک سے؟ بھیجو ہندو کو واپس، تو جاؤ، تمہیں اتنا اچھا لگتا ہے ہندوات تو یہ مسلمان ملک چھوڑو، نکلو ادھر سے. کیوں نہیں کرتے؟ تو ظفر ہلالی صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو کشمیر ہے، کشمیر کے معاملے پر ہماری طرف سے ایک طرح سے خاموشی اختیار کی گئی، ہمارے جو مسلم ممالک تھے ان کی طرف سے بھی خاموشی اختیار کی گئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو کشمیر کے معاملے پر جس طرح سے پراپر آواز نہیں اٹھائی گئی، یا جس طرح سے آپ نے کہا کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ختم کرنے چاہیے تھے تاکہ اپنی جو آواز ہے اس کو کلیئر کیا جا سکے، اپنے موقف کو جو ہے وہ انڈورس کیا جا سکے، تو کہیں نہ کہیں ہم اس چیز میں لیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے آج یہ مزید آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ایک پریشر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں رہی امریکہ میں، مسلمانوں کی کوئی عزت نہیں ہے یہودیوں میں، اسرائیل میں.
اور امریکہ، اسرائیل اور یہ جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ انہوں نے کبھی ایک یونین بنایا ہے، ایک الائنس بنایا ہے. یہ ان کو پرواہ نہیں ہے. امریکہ کیوں ان کے امریکہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ ہم ہیومن رائٹس اور یہ اور وہ، تو کیوں نہیں ان کو سینکشن کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا ہے یہ؟ اور اسرائیل تو ایک ریمارکیبل مائلسٹون ہے ہپوکریسی کا نا. کیا نہیں کیا ہے انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اور ان کے زمین کے ساتھ. دیکھیے یہ سب منافقت ہے، یہ سب شو ہے. مت سوچئے کسی کو نہیں پتا کیا ہونا چاہیے، جرأت نہیں ہے کرنے کے لیے. تو ظفر ہلالی صاحب، جو پاکستان ہے یا دیگر ممالک ہیں، ہم ایک طرح سے جو گلوبل جو اکنامک ہماری جو کنڈیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، تو ان اکنامک کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم امریکہ کو اس چیز کو ریئلائز کرا سکیں اکٹھے ہو کر کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور جو ہیومن رائٹس کی یہاں پر وائلیشن ہو رہی ہے شدید؟ ہم کس طرح سے اس چیز کو اپنے موقف کو ثابت کر سکتے ہیں یا احساس دلا سکتے ہیں؟ بی بی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. امریکہ کو بہت اچھا طریقے سے پتا ہے جی. اس لیے امریکہ نے 12 سال پہلے یا 14 سال پہلے انہوں نے بین کر دیا تھا مودی کو. امریکہ اس کو آنے نہیں دیتے تھے. امریکنوں نے کہا تھا کہ یہ تو قتل کرتا ہے اور جینوسائڈر ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف جو اس نے کیا ہے، اس کو ویزا نہیں دیتے تھے. مگر ایک دفعہ جب وہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو گیا تو وہ سب چیز بھول گئے. ان سے بڑا منافقت امریکہ سے کون ہے؟ پاکستان کو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے ری ایکٹ کرنا چاہیے؟ آپ ایسے کریں کہ پہلے چیز آپ یہ کریں کہ ڈپلومیٹک ریلیشن ختم کریں، ٹریڈ ویڈ ختم کریں. نواز شریف کو کہیں کہ ان سے جا کے روز نہ ملے اور ان کا انویسٹمنٹ نہ یہ کریں. یہ تو ادھر سب بیٹھے ہوئے ہیں، لائن میں کھڑے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں، یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں. سنا نہیں ہے آپ نے؟ دیکھا نہیں ہے؟ ان کو پرواہ نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی کوئی عزت نہیں ہے اپنے لوگوں میں اور باہر کے لوگوں میں. صحیح، بہت شکریہ. ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ایک اور افسوسناک خبر. معروف ٹی وی میزبان، اسلامک اسکالر اور ملٹی ٹیلنٹڈ شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین انتقال کر گئے. جس فیلڈ میں بھی انہوں نے قدم رکھا اس میں اس کا عروج دیکھا. پاکستان میں عالم آن لائن اور رمضان ٹرانسمیشن کے بانی تھے. یہ کریڈٹ بھی ڈاکٹر عامر لیاقت کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے تمام مسالک کے اور تمام مکاتب فکر کے جو علماء تھے ان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا. ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت شدید تنازعات کا بھی شکار رہی. اس حوالے سے یہ خصوصی رپورٹ. عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 کو کراچی میں پیدا ہوئے. انہوں نے صحافت سے لے کر سیاست تک ایک متحرک زندگی گزاری. تحریر و تقریر سے لے کر زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا. عامر لیاقت سال 2022 سے 2007 کے درمیان رکن قومی اسمبلی رہے. انہیں پرویز مشرف کے دور حکومت میں مذہبی امور کا وزیر بنایا گیا. تاہم 2018 کے انتخابات میں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر دوبارہ رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے. عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے دوران انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. عامر لیاقت حسین نے پہلی شادی بشرا اقبال سے کی جن سے ان کے 2 بچے ہیں. تاہم یہ تعلق 2020 میں طلاق کی صورت ختم ہو گیا. اس کے بعد 2018 میں پاکستانی ماڈل اور اداکارہ طوبہ سے دوسری شادی کی. طوبہ رمضان ٹرانسمیشن میں عامر لیاقت کے ساتھ بطور میزبان بھی نظر آئیں. فروری 2022 میں طوبہ انور نے خلا لے لی. 5 فروری 2022 کو ضلع لودھرا سے تعلق رکھنے والی 18 سالہ دانیہ ملک سے تیسری شادی کی. بدقسمتی سے یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی. اب تو بس اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اس بات نے مجھے بہت دکھی کیا ہے. مجھ پہ تہمت لگائی گئی. تہمت نہیں لگانی چاہیے تھی مجھے. میں نے ایسے کبھی کام نہیں کیے اور میں بہت اس میں تکلیف ہوں. عامر لیاقت حسین کے سوگواران میں ایک بیٹا اور بیٹی ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی مجھے اگلے ہفتے تک کے لیے دیجیے اجازت. پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ.